हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारे बीएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के लेक्चर सीरीज में ये आज का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम क्या समझेंगे कि जेनेटिक डायग्नोसिस और टेस्टिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे की जाती है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आपको जो भी डाउट हो उस कमेंट सेक्शन में पूछें और फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग क्या होती है, हमें ये समझना है। तो जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? जेनेटिक टेस्टिंग इज डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, प्रोटीन एंड सर्टेन मेटाबोलाइट्स इन ऑर्डर टू डिटेक्ट हेरिटेबल डिजीज रिलेटेड जीनोटाइप्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग में? बेसिकली आपका जो डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें जो होती हैं जिससे कि आपकी हेरिडिटी पता चलती है, क्रोमोसोम्स हो गए, प्रोटीन हो गया, या फिर कोई मेटाबोलाइट आपके अंदर पाया जा रहा है वो हो गया, उन सबको एनालाइज करके हम क्या डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कोई हेरिटेबल डिजीज तो आप कैरी नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई हेरिटेबल डिजीज जीनोटाइप तो नहीं है आपके अंदर, किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन तो नहीं है, कोई ऐसा फिनोटाइप या फिर कैरियोटाइप आप जो है कैरी नहीं कर रहे हो, या फिर आपके जीनोम के अंदर या डीएनए आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऐसी कोई भी डिजीज जो अनुवांशिक हो, जो आपकी वजह से आपके आगे की जनरेशन में जा सके, तो जेनेटिक टेस्टिंग से हम यही पता करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं हम? डीएनए एनालाइज कर सकते हैं, आरएनए एनालाइज कर सकते हैं, प्रोटीन कर सकते हैं, क्रोमोसोम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके मदद से हम जानेंगे कि आपका जो है कैसा मेकअप है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, कैसी कैसी बीमारियां हैं जो कि आप नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कहीं कोई म्यूटेशन तो नहीं प्रेजेंट है जो आगे की जनरेशन में जा सकता है। ठीक है, कैसे करी जाती है जेनेटिक्स टेस्टिंग, ये सारी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो दे कैन बी मेड बाय अ वैरायटी ऑफ मीन्स। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, ऐसा नहीं है हमेशा कि आपको डीएनए लेवल पे जाके चेक करना पड़े। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि आप मदद ले सकते हैं। जैसे क्या? फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पता चल सकता है, फैमिली हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखने से पता चलेगा। ठीक है, हिमेटोलॉजी टेस्ट करते रहने से पता चलता है, केमिस्ट्री या पैथोलॉजिकल टेस्ट अगर आप हमेशा करवाते रहते तो पता चलेगा, और रेडियोलॉजिकल या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी ये बात पता चलती है कि आपके अंदर ऐसी कोई जो है प्रॉब्लम तो आप कैरी नहीं कर रहे हो, या फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं है जो कि आगे जाने वाले जनरेशन में भी पास ऑन हो सकती है। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि डिजीज दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और एक होते हैं हेरिटेबल डिजीज और एक होते हैं नॉन हेरिटेबल डिजीज। ठीक है, तो ये हेरिटेबल डिजीजेस के लिए है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया या फिर ऑटिज्म हो गया, ये सारी जो है ये हेरिटेबल डिजीज हैं जो कि आगे की जनरेशन में अगर पेरेंट को है तो उसके ऑफस्प्रिंग को भी होने का चांस रहता है। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए कॉमन कोल्ड है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि उसको कैंसर है, तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये सब उसके नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इनहेरिट नहीं होगा, लेकिन जेनेटिक मेकअप में इसकी एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे कि अगर आपके पिताजी को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी ब्लड लाइन में बहुत लोगों को हार्ट अटैक से कभी कुछ हुआ है तो आपको भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो जेनेटिक टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग को पता लगाते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो बीमारी हो सकती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में और जानते हैं। तो जेनेटिक टेस्टिंग जो है, ठीक है, इनिशियली क्या हुआ था, जेनेटिक टेस्टिंग वाज प्राइमरीली बायोकेमिकली टेस्ट करके हम लोग पता करते थे, जैसे डीएनए आरएनए के एनालिसिस करके पता करते थे। ठीक है, 1959 में क्या हुआ था, ली जुएन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि क्रोमोसोमल कॉज है डीएनए डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम जो बीमारी है उसका जो कॉजल मतलब जो कॉज है वो क्या था, क्रोमोसोमल था। ये बात 1959 में ली जुआन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, उसके बाद से सबसे पहली बार पता चला था कि ये जीन लेवल पे अफेक्ट करता है डाउन सिंड्रोम।
उसके बाद बहुत सारे एडवांसमेंट हुए साइटोजेनेटिक्स में और नए नए मेथड आ गए हैं जेनेटिक टेस्टिंग के, जैसे कि बैंडिंग हो गया या फिर फिश मेथड हो गया, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इसकी वजह से नए नए क्रोमोसोमल कंडीशंस भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे हमारी जो है किसी चीज को एनालाइज करने की जो है क्षमता बढ़ती जाती है। लास्ट के 20 साल में क्या हुआ है कि जो नंबर है जेनेटिक डिसऑर्डर का, ठीक है, डीएनए टेस्टिंग के द्वारा जो पता किया गया है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो है 10 से बढ़कर कितना हो गया, 1000। मतलब 1000 ऐसी डिजीज जो है आइडेंटिफाई की गई है, जो कि जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा आइडेंटिफाई की गई है, जो कि हेरिटेबल थी। और टेस्ट मेथड जो है वो लिंकेज पे पहले रिलाई करते थे, मतलब ये देखा जाता था कि ये जीन के अंदर कितना लिंकेज पाया जा रहा है। और अब क्या हो गया है, अब डीएनए सीक्वेंसिंग से लेकर म्यूटेशन तक सब कुछ हम पता कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। और यहाँ तक कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज अगर होता है तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, देखिए जब जिस स्लाइड में टोटल आपको इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे तो उसका हिंदी वर्जन आपको उसके नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीजों को रखा हुआ है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। तो जेनेटिक टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली 3 प्रकार की मेनली होती है। सबसे पहली होती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। उसमें क्या किया जाता है, डीएनए बेस्ड टेस्ट होता है जो कि कंफर्म करता है कि वो बीमारी है या नहीं है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, सिंपली ये डिसाइड करता है, वो होती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। प्री सिम्टोमेटिक जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, उसमें एक हेल्दी पर्सन को, मतलब एक बीमारी कोई सिम्टम दिखा रहा है उस पर्सन को नहीं। जैसे डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि कोई पर्सन जो है वो बीमार है, वो बहुत सारे सिम्टम शो कर रहा है, हमें शक है कि उसको ये बीमारी हो सकती है, तो फिर हम वो टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं कि उसको वो बीमारी है या नहीं है। लेकिन प्री सिम्टोमेटिक में क्या होता है, हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया जाता है ऐसा चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई बीमारी पल रही है जो कि अभी अपना सिम्टम नहीं दिखा रही है। ठीक है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो क्या होता है कि पेशेंट जो है वो थोड़े टाइम बाद में वो कंडीशन डेवलप कर लेगा, लेकिन ये नहीं हम बता सकते कि वो कितने दिन बाद डेवलप करेगा। तो प्री सिम्टोमेटिक में क्या करते हैं, एक तरह से डिजीज का हम प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ ये डिजीज होने का इस पर्सन को चांसेस हैं। अब प्री डिस्पोजिशन जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, प्री डिस्पोजिशन जेनेटिक टेस्टिंग प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग से इस तरीके से अलग है। ये क्या करती है, इंडिविजुअल को सिर्फ इंक्रीज रिस्क और डिक्रीज रिस्क के बारे में बताती है। ठीक है, कंफर्म नहीं करती है कि कितना चांस है कि वो हो ही जाएगा, सर्टेनिटी का जो डिग्री है वो अननोन होता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कैंसर प्री डिस्पोजिशन टेस्टिंग में यूज होता है कि किसी पर्सन को कैंसर होने का कितना चांस है, तो इसलिए वो मतलब जो है अच्छे से रहे अलर्ट होके, और उसके ऊपर डॉक्टर्स भी ध्यान रखें, इसलिए उसको बस एक टेस्ट कर लिया जाता है कि हाँ इनके पास चांसेस हैं कि उन्हें ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसी का हिंदी वर्जन मिलेगा, देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, यूज क्या है जेनेटिक टेस्टिंग का। जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन यूज क्या है, सबसे पहला यूज है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तुरंत हम टेस्ट करते हैं, जिससे कि ये पता चले कि उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो कि बाद में पता चले उससे अच्छा पहले ही पता करके उसको ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड है कैरियर टेस्टिंग। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, उसको खुद वो बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो एक करियर होता है उस बीमारी का, मतलब वाहक होता है, उसके अंदर छुपी हुई होती है जीन, और जब वो फिर ऑफ स्प्रिंग पैदा करेगा तो शायद उस ऑफ स्प्रिंग को वो बीमारी होने के चांसेस रहेंगे। तो करियर टेस्टिंग क्या होता है, ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करता है जो कि एक कॉपी उस जीन की लेके मतलब कैरी करता है। जैसे कि अगर रेसेसिव है वो बीमारी, मतलब कि दोनों में, अगर वो सिर्फ रेसेसिव कंडीशन में ही वो बीमारी होगी, तो अगर जो कैरियर है पर्सन वो किसी और कैरियर से मतलब शादी करके ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, तो क्या होगा कि जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा उसको वो बीमारी होने का चांस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉपीज में अगर कोई बीमारी प्रेजेंट है तो उसको हम किसी एक ही कॉपी में आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिससे कि हम ये होने से अवॉइड कर सकें।
ऐसी टेस्टिंग क्या होती है कि जिनके पास एक फैमिली हिस्ट्री होती है जेनेटिक डिसऑर्डर की, और ऐसे पीपल को जो मतलब सर्टेन ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो बीमारियां पाई जाती हैं, वो स्पेसिफिक जीन्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए उनको टेस्ट किया जाता है कि जिससे कि ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। नेक्स्ट है प्री नेटल टेस्टिंग, मतलब डिलीवरी होने से पहले ही टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि फीटस के जीन और क्रोमोसोम को टेस्ट करते हैं, कि फीटस के जीन और क्रोमोसोम को टेस्ट करके ये लोग पता कर लेते हैं कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो प्रेगनेंसी वो लोग तभी करते हैं जब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। अगर इंक्रीज रिस्क होता है कि बेबी विल हैव अ जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो वो लोग प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इस स्लाइड का एक्सप्लेनेशन हिंदी वाला इसके नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। जिसको भी हिंदी नोट्स चाहिए वो यहाँ से ले लेगा। अब है नेक्स्ट यूज है इसका फॉरेंसिक टेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक टेस्टिंग में क्या होता है कि डीएनए सीक्वेंस को यूज करके क्या करते हैं, लीगल पर्पसेस के लिए आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये पर्सन इन्वॉल्व रहा है। जैसे कि पैटर्नल के लिए, पैटर्नल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जीन म्यूटेशंस के लिए नहीं होता है ये, बेसिकली ये किसी क्राइम को या कैटास्ट्रॉफी विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह होते हैं। और ये क्राइम के किसी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। और पैटर्निटी टेस्ट के लिए होता है। यहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको जानना इंपॉर्टेंट है जेनेटिक टेस्टिंग में, ठीक है। सबसे पहले है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब कि ए, जी, सी और टी में कोई चेंज आता है डीएनए में, ठीक है, कोई चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे कॉमन सोर्स होता है ये जेनेटिक वेरिएशन का। जेनेटिक वेरिएशन का सबसे कॉमन सोर्स होता है, ये एक तरीके का म्यूटेशन ही है। जब जहां पर जो होना चाहिए एजीसीटी वाले सीक्वेंस में उसकी जगह पे कुछ और आ जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ह्यूमन जीनोम में कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा एसएनपीज होती हैं और वो हर 300 बेसिस में वेरी करती हैं, ठीक है। और बहुत सारे जेनेटिक एनालिसिस के टूल्स अवेलेबल हैं एसएनपी को इंटरगेट करने के लिए। और इंटायर जीनोम में जो है एसएनपी को इंटरगेट किया जाता है, पैटर्न को कंपेयर किया जाता है एक हेल्दी पर्सन में और एक डिजीज्ड पर्सन में। मतलब कि ये चेक करेंगे कि ये एसएनपी का कौन सा फॉर्म जो है वो हेल्दी रख रहा है एक पर्सन को और कौन सा डिजीज्ड बना रहा है, ठीक है। मैपिंग करके, जीन मैपिंग करके हम पता करते हैं। अगर हम फाइन मैपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्मॉलर नंबर ऑफ एसएनपी हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या जान सकते हैं कि वो बीमारी जो हेरिटेबल बीमारी कॉज हो रही है उसका कॉजेटिव एसएनपी क्या है, मतलब जीन के सीक्वेंस में क्या ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से एसएनपी क्या कॉज करता है, जेनेटिक डिजीजेस कॉज करता है। और इसको हम लोग एक तरीके से एनालाइज करके जेनेटिक टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्म इसका बीमारी कॉज कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें जानना चाहिए। डीएनए मेथाइलेशन। डीएनए मेथाइलेशन क्या है? डीएनए मेथाइलेशन है जब मेथाइल ग्रुप्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं जाके कहाँ पे, साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड्स पे, सीपीजी साइट्स पे जाके अटैच होते हैं मेथाइल ग्रुप्स जीनोम में, ठीक है। और ये डीएनए मेथाइलेशन क्या करता है, ये जाके क्या करता है, जीन की ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन को अफेक्ट करता है और ये भी क्या है, हेरिटेबल है, ठीक है। और इसकी वजह से अगर ये फॉल्टी हुआ, मतलब डीएनए मेथाइलेशन की जो प्रोसेस है वो फॉल्टी हुई, तो वो भी किसमें रिजल्ट करेगी, किसी जेनेटिक डिजीज में रिजल्ट करेगी। और ये बहुत सारे ह्यूमन डिजीज से एसोसिएटेड है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, इन सब से ये एसोसिएटेड पाया गया है। तो डीएनए मेथाइलेशन की भी एनालिसिस करके हमें जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पता लग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, और डीएनए मेथाइलेशन को एज अ डिजीज बायोमार्कर इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है
लॉ नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी में बेसिकली जब एक पेरेंट जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, किसमें, सेल के जीनोम में। तो जो चीज 2 कॉपी में होनी चाहिए वो चीज सिर्फ एक ही कॉपी में बचती है। जैसे कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो वो 2 यूनिट में होने के बजाय सिर्फ 1 यूनिट बचता है। और इस 1 यूनिट को भी क्या देखा गया कि पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको इनएक्टिव कर दिया गया। क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में एक भी म्यूटेशन हुआ तो ये जीन तो काम करेगी नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे इंडिविजुअल है, जो ऑफ स्प्रिंग है, उसमें क्या होगा, कैंसर के प्रति उसकी जो है क्षमता कम हो जाएगी, कैंसर उसको होने का चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और ऐसा देखा गया कि ट्यूमर सप्रेसर जीन कैंसर पेशेंट्स में जो है वो कम पाया गया या इनएक्टिव पाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें हेट्रोजाइगोसिटी की कमी थी या फिर किसी एक पेरेंट का जीनोम में कंट्रीब्यूशन कम था, ठीक है। और क्रोमोसोमल एबरेशन जो होते हैं, मतलब कि म्यूटेशंस जो होते हैं, वो बहुत सारे पाए गए, किसमें, कैंसर पेशेंट में, और ऐसे अदर डिसऑर्डर्स में भी पाए गए। तो ये एक और कॉज है जो कि क्या करता है, जेनेटिक डिजीज कॉज करता है। अब देखिए कॉपी नंबर वेरिएशन क्या है। ये सब बेसिकली कॉजेज हैं जेनेटिक डिजीजेस के। तो सीएनवी क्या है, डीएनए कॉपी नंबर लेवल ऑफ अ रीजन व्हेन कंपेयर टू अ रेफरेंस जीनोम, ठीक है। तो डीएनए कॉपी नंबर का लेवल क्या है उस रीजन का, जबकि उसको एक किसी और जीनोम से हम कंपेयर करते हैं। तो रिसेंट रिसर्च में क्या पता चला है कि अगर सीएनवी जो है, अगर ये हायर है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि कॉपी नंबर जो है वो बढ़ते जा रहा है। और ऐसा अगर होता है क्रोमोसोम के रीजन में, तो क्या होता है कि वो इंटायर क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। अगर उसी उसी सीक्वेंस का बहुत बार कॉपी प्रेजेंट है तो वो जीन क्या हो जाएगी, वो एम्पलीफाई हो जाएगी, ठीक है, या फिर डिलीट हो सकती है पूरी की पूरी। कॉपी नंबर के बढ़ने से ये चीजें हो सकती हैं। और ऐसा ही होता है कैंसर सेल्स में। क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर रीजन का, जैसे ये आपका पूरा जीन है, ठीक है, तो आप सोचिए इस रीजन का जो है कॉपी बढ़ जाए, मतलब जो पैटर्न, जो सीक्वेंस यहाँ पे है वही बार बार आए, वही बार बार आए, तो क्या होगा, या तो वो बहुत भयंकर से एम्पलीफाई हो जाएगी, नंबर में बहुत बढ़ जाएगी, या पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। सिंपली जैसे कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं उसी तरीके से हमारे डीएनए में भी कोडिंग हुई पड़ी है। तो उसको हमें एक तरीके से रखना है। अगर उसमें कोई भी चेंज आता है तो वो जेनेटिक चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये कैंसर सेल्स में बहुत पाया गया है, और ट्यूमर्स में भी ये देखा गया है कि इस तरीके का अगर जब हाई लेवल का एम्पलीफिकेशन होता है तो उसका कोई ना कोई क्लिनिकल आउटकम जरूर पाया गया है, मतलब क्लिनिकल डिजीज में वो हमारा रिजल्ट करता है। अब जेनेटिक टेस्टिंग का मेन एम क्या है ये देख लेते हैं। तो मेन एम है कि किसी भी ससेप्टिबल वेरिएंट का आइडेंटिफिकेशन, कि ये जीन इसमें पाई जाएगी तो वो डिजीज कॉज करेगी, ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। और इससे हमें क्या मिलता है, नए नए बायोलॉजिकल इंसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। और एटियोलॉजी को इम्प्रूव करने का प्रोसेस मिलता है। अब जो नए इंसाइट्स मिले हैं उनसे हम क्या करेंगे, उनसे हम थेरेपेटिक टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे, बायोमार्कर देखेंगे और प्रिवेंशन देखेंगे। ये देखिए थेरेपेटिक टारगेट जो है वो बीमारी होने के बाद यूज हो सकती है, बायोमार्कर डायग्नोसिस के लिए यूज हो सकता है, और प्रिवेंशन करने में हमें इजी रहेगा। और ये जान के हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी बना सकते हैं, मतलब कि जैसे एक बीमारी की दवा है, वो दवा हर पर्सन पे अलग तरीके से रिएक्ट करती है, इसलिए एक ही दवा सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। इसलिए आज के ज़माने में पर्सनलाइज मेडिसिन का दौर है, जहां पर आपको एज अ पर्सन देखा जाएगा और आपको एनालाइज किया जाएगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कौन सी दवाई देनी चाहिए, ठीक है। और इसका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक में भी होगा, प्रोग्नोस्टिक में भी होगा, और थेरेपेटिक्स में भी होगा। तो ये था आपका जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में कुछ बातें। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हो जिसका आपको आंसर नहीं मिला है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये पूरी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।